हेलो दोस्तों, सो दिस इज द 46th वीडियो ऑफ मिरेकल सीरीज क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड ओरिजिन ऑफ ईएम वेव। हमारी इस सीरीज का टारगेट है आपके फिजिक्स के डर को खत्म करना, क्योंकि हमारा मानना है कि आपका वो डर खत्म हो गया तो आप कोई सा भी एग्जाम फोड़ सकते हो। आप बोर्ड्स का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, जेई का एग्जाम भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। सबसे पहले जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, लेकिन इससे भी पहले हम एक बार रिविजिट करेंगे एम्पियर्स लॉ को। व्हाट वाज द एम्पियर्स लॉ? इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी क्लोज्ड बाउंड्री कंसीडर करते हो तो इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू आपको म्यू नॉट एंड उस करंट जो कि इस बाउंड्री के द्वारा एनक्लोज की गई सरफेस को पेनिट्रेट कर रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बहुत ही सिंपल लॉ है, हमने काफ़ी टाइम यूज़ भी किया है, बट मैक्सवेल भाई साहब आते हैं और हमें बताते हैं कि ये लॉ इनकम्प्लीट है। देखो कैसे। वो एक कैपेसिटर का एग्जाम्पल लेते हैं। वो कहते हैं कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो आपको वायर्स के थ्रू तो करंट फ्लो होते हुए नज़र आता है, बट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में आपको किसी प्रकार का कोई करंट नज़र नहीं आता। तो अगर आप एक बाउंड्री लोगे, जैसा कि मैंने डायग्राम के अंदर शो करी है, तो इस बाउंड्री के द्वारा मल्टीपल सरफेसेस एनक्लोज्ड करी जा सकती है। जैसे यहाँ पर सरफेस 1 जो है वो भी सेम बाउंड्री के द्वारा एनक्लोज्ड है, और सरफेस 2 जो है वो भी सेम बाउंड्री के द्वारा एनक्लोज्ड है। अब बात करते हैं अपन एम्पियर्स लॉ की। अगर आप सरफेस 1 को कंसीडर करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू आती है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई, क्योंकि करंट आई सरफेस 1 को पेनिट्रेट कर रही है। जबकि अगर आप सरफेस 2 की बात करते हो तो आप नोटिस करो सरफेस 2 दोनों प्लेट्स के बीच से होके गुजर रही है। तो इस कंडीशन में आपके हिसाब से कोई भी करंट इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। जबकि नोटिस करो दोनों ही सरफेसेस को सेम बाउंड्री ने एनक्लोज कर रखा है। तो सेम बाउंड्री के लिए अगर आप बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालोगे, तो आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पर नहीं हो रहा। इसका मतलब दोनों में से कोई एक रिजल्ट जो है वो अधूरा है, यानी कि हमारा एम्पियर्स लॉ अधूरा है। यानी कि हमें कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर जो कि दिखाई नहीं दे रही। तो मैक्सवेल ने बताया कि जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में एक करंट जैसी एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, उसको हमने आज तक कंसीडर किया ही नहीं, और उसी करंट का नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि Q डिवाइडेड बाय A। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आपका चार्ज जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो आपका फ्लक्स जो है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मैक्सवेल भाई साहब के हिसाब से ये जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज फ्लक्स? इट इज E मल्टीप्लाइड बाय A, और जैसे ही E को हम रिप्लेस करेंगे Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट से, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्लक्स बचेगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज जो है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय फाई के बराबर। करंट क्या होती है? इट इज नथिंग बट dq डिवाइडेड बाय dt। अब क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो उसको तो हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे, और केवल हमारा फ्लक्स जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज I d, यहाँ पे d सब्सक्रिप्ट लगाया है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय d फाई E सब्सक्रिप्ट लगाया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डिवाइडेड बाय dt। अगर आप चार्ज को लिखते हो C मल्टीप्लाइड बाय V,
C is capacitance, V is potential difference across the plates of the capacitor। तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस जो है वो एक कांस्टेंट हो गई, आपके दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप कैपेसिटर को निकालोगे बाहर तो केवल और केवल डिफरेंशिएशन होगा वोल्टेज का, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक और फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा C मल्टीप्लाइड बाय dV डिवाइडेड बाय dt। सो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों एग्जिस्ट करती है, इन दोनों सवालों का जवाब हमें मिल चुका है। तो कंप्लीट पिक्चर हमारी क्या बन रही है कि अगर आप वायर्स की बात करते हो तो वायर्स के अंदर करंट फ्लो करता है इन फॉर्म ऑफ फ्लो ऑफ एक्चुअल चार्ज कैरियर्स, जबकि आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में करंट की बात करते हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करती है ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपका जो लाइन इंटीग्रल है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL वो इन दोनों करंट्स के सम और म्यू नॉट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय IC कन्वेंशनल करंट प्लस ID डिस्प्लेसमेंट करंट। आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट टाइम्स d phi E डिवाइडेड बाय dt। ये कहलाती है एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। आपने कैपेसिटर के लिए नोट किया, अगर हम सरफेस 1 को कंसीडर करेंगे तो B डॉट DL इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट IC के इक्वल, सरफेस 2 को कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगी म्यू नॉट ID के इक्वल। इसका मतलब IC और ID फॉर ए कैपेसिटर आपस में एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहां पर आपको एक सिमेट्रिक नेचर नजर आ रहा होगा, जितने भी लॉज हमने पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर पढ़े हैं। हमने पढ़ा था कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है तो वो रेस्पॉन्सिबल होती है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, एंड फिर डिस्प्लेसमेंट करंट रेस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। हमने पढ़ा था ना कि करंट की वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। तो यहाँ पर एक कंप्लीट पिक्चर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और यहीं पर हमें नजर आएगा कि यार ये वेव्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, और वो वेव्स जो हैं वो ही कहलाएंगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेट्स टॉक अबाउट अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, आई मीन द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। जब मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को कंप्लीट किया तो उन्होंने 4 इक्वेशंस हमें दी और कहा कि इन चारों इक्वेशंस के बेसिस पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो। उनसे पहले हमें ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड फिनोमिना भी हो सकता है। और साथ ही साथ में इन्होंने एक और चीज को इंक्लूड किया था, उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। तो इन चारों इक्वेशंस को हम लोग जानते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस के नाम से। कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, हमने सारी इक्वेशंस पढ़ रखी है। फर्स्ट इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q in डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज नोन एज गाउस थ्योरम। सेकेंड इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds along a closed surface, ये जो सर्कल का नोटेशन है ना, ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं गाउस थ्योरम फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसका बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखना। आप किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा 0 मिलेगी। इसका मतलब उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ वाला नॉर्थ पोल होगा उतना का उतना ही नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ वाला साउथ पोल होगा। यानी कि आपके पोल्स जो हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल्स का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL along a closed loop is equals to minus d phi B डिवाइडेड बाय dt, यानी कि नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज नोन एज फेराडेज इक्वेशन, ये भी हमने पढ़ रखी है। और लास्ट जो कि अभी अभी हमने डिस्कवर करी है, पढ़ी है, दैट इज
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, या यूं लिख सकते हो म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाय डी टी। दिस इक्वेशन इज नोन एज एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। इन चारों इक्वेशंस का यूज करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये चारों इक्वेशंस जो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, ये आखिर में कहना क्या चाहती है? अगर आसान शब्दों में बात करें तो ये इक्वेशन हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती है। सबसे पहली बात कि आपका अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगी। अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दीस इक्वेशंस वो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर आपका चार्ज एक्सेलरेटेड है, उसके पास में एक्सेलरेशन है, जैसे आपका चार्ज अगर ऑसिलेट कर रहा हो तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास भी एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी। अब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी और मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस करती चली जाएंगी और एक वेव बना लेंगी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने बताया कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल निकल के आती है? लाइट की वेलोसिटी के इक्वल निकल के आती है। और यहीं पे मैक्सवेल ने बोला कि हो सकता है लाइट जिसके बारे में तुम लड़ रहे हो कि वो वेव है या पार्टिकल है, हमने उसके नेचर के बारे में पता कर लिया हो सकता है लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। तो ये कोइंसिडेंस जो था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड के बराबर आ रही थी, इसको मैक्सवेल ने बोला कि यार हो सकता है कि लाइट जो है वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। और बाद में जाके पता चला कि वाकई विजिबल लाइट जो है वो एक लार्ज स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा है और वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। मैक्सवेल्स की इक्वेशन ने एक और काम किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो आज से पहले ऐसा माना जाता था कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए एक ओमनी प्रेजेंट मीडियम की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ईथर, है ना। मैक्सवेल ने बताया कि हमें उस मीडियम की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इवन वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। और आपको पता है ये जो पॉइंट है इसने ही आइंस्टीन को इंस्पायर किया था रिलेटिविटी के बारे में सोचने के लिए। हालांकि उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे।